आ गया माननीय हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सरकार और शिक्षक दोनों के पक्ष में आए फैसले। अब नियोजित शिक्षक भी बट गए दो कोटियों में और वित्तीय लाभ मिलेंगे सिर्फ नियोजित शिक्षकों को। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से ऐतिहासिक फैसला को लेकर मैं एसके चौधरी आप सभी के बीच हाजिर हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐतिहासिक होगा मंगलवार का दिन और मंगलमय होगा तमाम शिक्षकों के लिए, और ये बिल्कुल सही और सटीक साबित हुआ है, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों के तमाम पक्षों को सुनते हुए उनकी तमाम मांगों को भी पूरी कर दी है। साथियों, इससे पहले मैं आप सभी के बीच इसका सटीक विश्लेषण प्रस्तुत करे, आप जुड़िए हमारे आज़ाद चैनल से और अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सुसत्य वचन को। साथियों, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने तमाम शिक्षकों की दलीलों को सुनते हुए, उनकी मांगों को सुनते हुए इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया। साथ ही साथ सरकार की भी बातों को सुनी, उनके बातों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार की, जिसका नतीजा हुआ कि आज माननीय पटना उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका का जो सटीक कर्तव्य होता है उसे बखूबी निभाया और दोनों के पक्ष में फैसला सुना दिया। साथियों, आपके मन में कई तरह की बातें चलती होगी, आपने कई प्रकार की खबरें सुनी होगी, लेकिन मैं उन तमाम खबरों का विश्लेषण जो बिल्कुल सटीक और सत्य है आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। सबसे बड़ी बात कि जहां बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के दौरान ही दो कोटियों में बंट गए थे, और एक कोटि वो थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा था, इसकी परीक्षा में शामिल हुए थे और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की थी। तो दूसरी तरफ वैसे नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का पुरजोर विरोध किया और इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट तक के दरवाजा खटखटाई, जिसका अंतिम परिणाम आप सभी के बीच आज प्रस्तुत कर दिया गया माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से। साथियों, जहां नियोजित शिक्षक न्यायपालिका के ऊपर पूरे विश्वास करते हैं, न्यायपालिका ने भी शिक्षकों के ऊपर अपना पूरा भरोसा जताया। साथ ही साथ उन्होंने सरकार और विभाग की भी बातें सुनी और माननीय हाई कोर्ट बिल्कुल समझ गए नियोजित शिक्षकों के अब दो रूप हो गए हैं। एक वो है जो सक्षमता परीक्षा का समर्थन करते हैं और एक वो है जो सक्षमता परीक्षा का विरोध करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने दोनों की बातों को ख्याल रखते हुए दोनों के पक्ष में फैसला सुनाया। आइए हम इन फैसलों के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या फैसला सुनाया गया। साथियों, आपको हम बता दें कि जो भी फैसले आए हैं वो फैसला ऐच्छिक स्थानांतरण के रूप में भी आए हैं, वित्तीय लाभ के रूप में भी आए हैं, राजकर्मी के रूप में भी आए हैं। सिर्फ बस सिर्फ एक बिंदु पर फैसले नहीं आए हैं, वो है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा। तो आइए साथियों, हम जानते हैं कि दोनों कोटियों के शिक्षकों के लिए क्या सब प्रावधान माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। साथियों, सबसे पहले जान ले सक्षमता परीक्षा के कांड का 4 को माननीय हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। लेकिन इसके संबंध में हम आपको स्पष्ट कर दें कि सक्षमता परीक्षा के कांड का 4 के अंतर्गत 2 पैराएं हैं। प्रथम पैरा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा का आयोजन एक निजी एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा और उसमें सफल होने वाले शिक्षकों को मार्क्स के आधार पर जिला आवंटित करते हुए राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। तो साथियों, वहीं दूसरे पैरा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सभी कोटियों के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होता है, और जो शिक्षक 3 बार सक्षमता परीक्षा में असफल हो जाते हैं या फिर सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं, उन शिक्षकों के लिए अलग से कमेटी का निर्धारण किया जाएगा और सरकार के अनुशंसा के अनुरूप उनके सेवा संबंधी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथियों, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने कांडिका 4 के पैरा 2 को निरस्त कर दिया है। यानी वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेना चाहते हैं या फिर वैसे शिक्षक जो 3 बार में भी सक्षमता परीक्षा में असफल हो जाते हैं, उनकी सेवा अब कोई नहीं ले सकता, वे अपनी सेवा में बने रहेंगे। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी राहत होगी और आपके मन में ये बातें चलती होगी कि हमने विभिन्न खबरों के माध्यम से ये तो जान लिया कि नियोजन इकाई बरकरार रहेगी, तो आखिर हमें फायदे क्या मिलेंगे। साथियों, मैं आगे बताता हूँ
धैर्य रखने की जरूरत है। साथियों, कांडिका के अंतर्गत कांडिका 12 को भी माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकार, जिन्हें विशिष्ट शिक्षक के नियमावली के अंतर्गत विलोपित कर दिया गया था, अब अपीलीय प्राधिकार भी पूर्व की भांति अपने कार्यों का संपादन करती रहेगी। यानी शिक्षकों से संबंधित मामले अपीलीय प्राधिकार देखते रहेंगी। यानी साथियों, इन बिंदुओं के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि 2 कोटि होंगे शिक्षकों का। एक कोटि विशिष्ट शिक्षक के होंगे और दूसरे कोटि नियोजित शिक्षकों का होगा। विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी कहलाएंगे, परंतु नियोजित शिक्षक राजकर्मी नहीं कहलाएंगे। साथियों, सक्षमता परीक्षा में सफल होने वाले शिक्षकों के लिए पूर्व की भांति जिलों का आवंटन होता रहेगा और उन्हें अन्यत्र जिला भी भेजा जाएगा, परंतु नियोजित शिक्षक अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे और जब कभी भी प्रावधान होगा नियोजन इकाई के अंतर्गत उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। साथियों, वित्तीय लाभ की बातें कर दिया जाए तो माननीय पटना उच्च न्यायालय ने वित्तीय लाभ भी बिहार के शिक्षकों को दी है, जिसके अंतर्गत सक्षमता परीक्षा पास करने के उपरांत राजकर्मी बनने वाले विशिष्ट शिक्षक, उनको किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत जो वेतन स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, उसी के अंतर्गत उनका वेतन भी भुगतान होगा। यानी वर्तमान में जो वेतन प्राप्त उन्हें हो रहे हैं, उसी के आसपास, उससे कम नहीं हो, उसके निकटवर्ती जो इंडेक्स होंगे, उनका लाभ उन्हें मिलता रहेगा। इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि बिहार में तमाम कोटियों के शिक्षकों के अंतर्गत सबसे अधिकतम नियोजित शिक्षकों का बेसिक पे वर्तमान में 30,450 रुपये है, जो विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद अधिकतम 30,750 रुपये हो जाएंगे। इसके अलावे इन शिक्षकों को राजकर्मी बनने के उपरांत एनपीएस का अकाउंट खोला जाएगा और इसके तहत बेसिक पे और मिलने वाले डीए में 12% का सहयोग सरकार की ओर से किया जाएगा। तो उधर साथियों, नियोजित शिक्षकों के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय ने नियमावली 2020 के अंतर्गत जो भी प्रावधान प्रोन्नति के मामले के अंतर्गत किए गए थे, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का स्नातक ग्रेड के वेतन का लाभ मिलेगा और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद के वेतन का लाभ मिलेगा। इसका भी फैसला माननीय पटना उच्च न्यायालय ने आज सुना दिया है। तो आप स्पष्ट हो ले साथियों कि वर्ष 2014 से पूर्व जो भी शिक्षक बहाल हुए थे, अब उनको प्रोन्नति भी मिलेंगे और उस प्रोन्नति के अंतर्गत उन्हें मिलने वाले बेसिक पे में 2 इंक्रीमेंट बढ़ जाएंगे। यानी वर्तमान में अधिकतम 30,450 रुपये ऐसे शिक्षकों को प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें 2 इंक्रीमेंट जुड़ने के बाद लगभग 32,500 रुपये उनका बेसिक पे हो जाएगा। और वित्तीय लाभ के अंतर्गत दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के बाद यानी 5 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 12 वर्ष की सेवा जो निर्धारित की गई है, उसके बाद मिलने वाले प्रोन्नति के उपरांत जो भी वित्तीय लाभ होंगे, उनको ऐसा वित्तीय लाभ पूर्व की तिथि से देय होगा। इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि प्रति नियोजित शिक्षक कम से कम एरियर के रूप में 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक वित्तीय लाभ के हकदार होंगे। वहीं दोस्तों, राजकर्मी बने विशिष्ट शिक्षकों के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया गया है जिसके अंतर्गत उन्हें किसी भी प्रकार का एरियर का भुगतान किया जा सके। जहां विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी बनने के बाद सुदूर इलाकों में भेजे जाएंगे, सुदूर जिलों में भेजे जाएंगे, उन्हें एनपीएस का लाभ मिलेगा, तो वहीं नियोजित शिक्षक जहां कार्यरत है वहीं कार्यरत रहेंगे। उनके ऊपर सुदूर इलाकों की कोई झंझट नहीं रहेगी, उन्हें अपने घर से दूर नहीं होना होगा। साथ ही साथ 2 इंक्रीमेंट का वित्तीय लाभ भी उनको प्राप्त होगा। तो साथियों, ऐसे में देख लिया जाए तो ढेर सारे बिहार के नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने डर के मारे या फिर दबाव में आकर सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने सफलता भी प्राप्त की थी। अब ये आशा जताई जा रही है कि लगभग हजारों की संख्या में ऐसे नियोजित शिक्षक होंगे जो राजकर्मी को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सुदूर जिला और सुदूर इलाकों में भेजा जाएगा। साथ ही साथ उनकी उम्र भी लगभग सेवा समाप्ति की ओर है। जिनके उम्र 58 वर्ष हो चले हैं, जिनके उम्र 59 वर्ष हो चले हैं, जिनके उम्र 55 वर्ष से ऊपर हो चले हैं,
ऐसे शिक्षक निश्चित रूप से सुदूर इलाका अगर उनका विद्यालय आवंटित होता है तो वो नियोजित शिक्षक ही रहना पसंद करेंगे, ना कि राजकर्मी बनना पसंद करेंगे। अब देखना है कि शेष बचे 1.25 लाख शिक्षकों में से कितने शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते हैं और कितने शिक्षक नियोजित रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन साथियों, हमने अपने विवेक के आधार पर जो विश्लेषण किया है उसके अंतर्गत यही साबित हुई है कि 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों में से आधे शिक्षक ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और आधे शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में ही पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे। तो साथियों, इन विश्लेषणों के आधार पर अंत में यह कह दिया जाए कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के बटे 2 कोटियों पर पूरा ख्याल रखा है। दोनों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की है जिसको लेकर ना तो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक पर कोई कटाक्ष कर सकते हैं और ना ही विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षकों के ऊपर कोई कटाक्ष कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सरकार की भी मंशा का पूरा ख्याल रखी है और सक्षमता परीक्षा का आयोजन जो विभाग द्वारा किया गया था उसे भी बरकरार रखी है और आगे भी सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो शिक्षक राजकर्मी बनना चाहेंगे राजकर्मी बनते रहेंगे, जो शिक्षक नियोजित रहना चाहेंगे नियोजित बने रहेंगे। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई विशेष अपडेट माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्देश के अंतर्गत सामने नजर आता है तो उसे लेकर हम आप सभी के बीच जरूर हाजिर होंगे। बस आप सभी जुड़े रहिए हमारे आजाद मीडिया सुसत्य वचन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दीजिए इजाजत अपने ही SK चौधरी को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।